हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो रिसेंट इस वीकेंड का द पंडित्स का प्रोमोक्स लाइव 2 आया है उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस। मैंने इसके मॉक 1 के भी सॉल्यूशंस करवाए थे, आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें जो भी क्वेश्चंस थे प्रिज्म पिरामिड उन सबको डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि प्रिज्म पिरामिड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या एरिया वॉल्यूम वगैरह सब कुछ होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस थे सबको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस वीकेंड का जो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक आया 31 जनवरी एंड 1 फेब वाला, फ्राइडे टू संडे का, उसके भी मॉक के सॉल्यूशंस करवाए हैं मैथ सेक्शन के मैंने इसी चैनल पे, ठीक है। उसके अलावा जो रिसेंट में जैसे क्वेश्चंस थे कि हाउ मेनी नंबर्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, उनसे रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। और नंबर्स डिविजिबल बाय जैसे 6 and 8 बट नॉट 24 था, तो उसमें एंड और बट नॉट जितने भी सारे ऐसे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और ऐसी मेंस में एक और क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, तो लोगों को ऑर्थो सेंटर की मान लो वही नहीं पता लोकेशन, तो कैसे निकालोगे। तो हर टाइप के ट्रायंगल में हर टाइप के जो सेंटर्स है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, उनकी क्या क्या लोकेशन होती है ये भी एक वीडियो में करवाया है। तो अभी तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिनमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियोज़ भी जरूर चेकआउट करें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशंस करते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो कहते हैं कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1520 अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 5% प्रॉफिट। तो यानी अगर 100 उसका सीपी होता, 5 उसको प्रॉफिट मिलता, वो 5 ही अब लॉस कर रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 1520 है इसका मतलब क्या है, 95% है इसका मतलब, ठीक है। अब अगर इफ शी सेल्स इट फॉर ₹1960 देन हर प्रॉफिट परसेंटेजेस। तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया कि अगर 1520 की वैल्यू 95% है तो हम बता देते हैं कि 1960 कितने परसेंट आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 95 डिवाइडेड बाय 1520 इंटू 1960 हो गया। 19 5 19 8 ये जाएगा 8 2 16 24.5 और ये यहाँ पर आएगा 122.5, जिसका क्या मतलब हुआ 100 प्लस 22.5। तो 100% प्लस 22.5%, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो आंसर क्या आएगा, 22.5%। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन में ये हो सकता है कि मैंने बोला 1520 का मतलब क्या है, 95%, तो इसका सीपी निकाल दे यानी कि 100%। तो 1520 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 हो जाएगा। 19 5 19 80 5 16 तो इसका सीपी क्या आ गया, 1600। अब देख ले एसपी बाय सीपी कर दे, 1960 बाय 1600, 0 से 0 गया, 440 एंड 449 यानी कि 9 का प्रॉफिट 40 पे इंटू 100, 0 से 0 गया, 90/4, 90/4 का मतलब क्या होता है, 22/5% हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ये एक टावर है, ठीक है, 60, इसकी हमें हाइट निकालनी है h, इससे 60 मीटर दूर एक पॉइंट है जिसको अगर हम टावर की टॉप से देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बनता है, यही एंगल है और वो यही एंगल यहाँ है जो कि 60 डिग्री। अब अगर आपने पिछले मॉक की सॉल्यूशंस देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर ये ट्रायंगल्स बताए थे कि अगर हमारे 30 डिग्री के ऑपोजिट हमारी साइड 1 है तो 60 डिग्री के ऑपोजिट की साइड को √3 होना पड़ेगा और 90 डिग्री के ऑपोजिट की साइड को 2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रायंगल, बना ही देते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये साइड कितनी होगी 1, ये 60 डिग्री है तो ये साइड कितनी होगी √3, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली हाइट निकालनी है, वो क्या होती है 30 डिग्री के सामने वाली हाइट का इंटू √3। तो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर आएगा 60√3 मीटर विच इज आवर आंसर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द ओके, ओहो सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड, पेंसिल पिक नहीं हुई थी।
if the variance of 6 values is 13.69, sorry not 1 point, what is the standard deviation? तो आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो क्या होता है, अंडर द रूट वेरिएंस। तो मुझे क्या चाहिए, 1369 अपॉन 100 का रूट चाहिए, नीचे 10, ये हमें पता होना चाहिए 37 का होता है। अगर नहीं पता तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो 1369 है, 9 का मतलब 3 या 7 आएगा इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट, और हमें पता है कि 35 का स्क्वायर कितना होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, 5 का हम 25 लिख देते हैं और 3 को उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो 1225। तो इसका मतलब जो 1369 है वो 1225 से तो बड़ा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 37 होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.7। इन केस किसी को ट्रिक नहीं पता है तो ये होती है कि अगर मैंने बोला 45 का स्क्वायर निकाल दो, तो 5 का 25 लिख दिया और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अगले वाले नंबर से, 4 5 ज़ा 20, 65 का स्क्वायर निकालना है, 5 का 25 लिख दिया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 7 6 ज़ा 42, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4225। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये मिस्टेक मत करना, एक तो कि 0.37 लिख दिया, ठीक है, इसीलिए ये है कि कभी ये मत कर देना कि 13.69 का तो 1369 लिख के 37 कर दिया और नीचे 100 लगा दी, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है, नहीं करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कुछ लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा सिंपल क्वेश्चन है। हम कहते हैं ए बी सी डी अगर 4 नंबर्स हैं और अगर ये प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या होता है, ए बी का जो रेशो है वही रेशो सी और डी का है, तो ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी होता है। तो जो ये होता है ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड को जो प्रोपोर्शनल होता है वो क्या हो गया, सी हो गया, और ये क्या होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। जब हम बोलते हैं हमारे पास 3 नंबर्स है और ये प्रोपोर्शन में है, तो ये होता है इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, यानी कि जो मेरा b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। तो हम बोलते हैं हमारा जो मीन प्रोपोर्शन होता है या फिर जो सेकेंड प्रोपोर्शन होता है b, वो होता है अंडर द रूट ए सी। ठीक है, अब c क्या था हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शन, तो c की अगर वैल्यू निकाले थर्ड प्रोपोर्शन c, तो c आप यहाँ से देख सकते हैं, c इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से अगर मैं बोलूँ फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी है डी की, तो वो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि सेकेंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, लेट मी डिलीट दिस, क्वेश्चन में पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 36, 102 एंड 30। यहाँ पे कोई डी नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या है, 36 डिवाइडेड बाई 102 इक्वल टू वो 30 डिवाइडेड बाई डी होगा। ठीक है, 6 6 ज़र 6 5 ज़र 6 1 ज़र 6 17 ज़र, तो ये अगर डी इज इक्वल्स टू हमारा आंसर 85। और अदरवाइज जो मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको बहुत अच्छे से आता होता तो आप डायरेक्टली लिख देते, हमें क्या पता है कि क्या होना चाहिए डी की वैल्यू 102, यानी कि बी सी अपॉन ए इंटू 30 डिवाइडेड बाय 36, यहाँ से भी हो सकता था। ठीक है, इसको भी कर देंगे, 6 5 ज़र 6 6 ज़र 6 17 ज़र, तो डी की वैल्यू हो जाती 85। आई होप दैट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, खाली स्लाइड थी इसके वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, 2 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एन इलेक्शन, 75% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी सपोर्टर्स। ठीक है, मैंने कहा 100 लोग हैं रजिस्टर्ड, 75 पीपल 7 पी को सपोर्ट करते हैं और 25 लोग क्यू को सपोर्ट करते हैं। उसमें बोला 64% ऑफ पी सपोर्टर्स एंड 40% ऑफ क्यू सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर पी। होता है ना, लोग कहते तो हैं मुंह पे कि अच्छा हम आपको सपोर्ट करते हैं, बट वोट नहीं दे रहे। ठीक है, तो किसने कहा जितने लोग पी को सपोर्ट करते हैं उसमें से 64% लोगों ने उसके लिए वोट किया, और क्यू को जितने लोग सपोर्ट करते हैं उसमें से 40% लोगों ने पी के लिए वोट किया। तो पी को रजिस्टर्ड वोटर्स, ये 100 में से उसको कितने वोट्स मिले होंगे परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है, तो देखो पी को पहले तो बेस में क्या आ रहा है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। अब पी को कितने वोट्स मिले, 75 के 64% मिले हैं और 25 के कितने मिले हैं, 40% मिले हैं। ये वो वोट्स हैं जो पी को मिले हैं, ये टोटल रजिस्टर्ड वोट्स हैं, इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए।
तो इस 100 से ये 100 जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 75 इंटू 64/100 प्लस 25 इंटू 40/100। 25 4 ज़र 4, 10 ज़र हो गया, 25 3 ज़र 25 4 ज़र 16 ज़र, तो ये कितना हो गया 48 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 58 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10√3 सेंटीमीटर। वो कहते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है 270√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वो कहते हैं हाइट निकाल दो। अब वैसे तो मैंने कहा था कि मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, बट एक बार फटाफट से देख लेते हैं चलो कि हमारे जो सब कुछ है ये पिरामिड प्रिज्म इनका क्या होता है। अगर हम एक पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का जो हमारा बेस होता है वो एक पॉलीगन होता है, ठीक है, और इसका जो टॉप होता है वो एक पॉइंटेड पॉइंट होता है, पॉइंट ही बोल सकते, पॉइंटेड नहीं सॉरी, इसका जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है, कोई पॉलीगन नहीं होता है। प्रिज्म का जो टॉप होता है और जो बेस होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, एक पॉलीगन होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है LS से लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है, दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको मिक्स मत कर देना। ठीक है, अब बहुत ही क्विकली बता देती हूँ, 3 ट्राइंगल्स पढ़ते हैं हम इसके अंदर। हम कहते हैं पॉलीगन का जो इन रेडियस है वो, और जो हमारी इसकी हाइट होती है उसको आप ले लो परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ आपको स्लांट हाइट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर हाइट ले लो, यहाँ पर सर्कम रेडियस ले लो, तो आपको इसकी स्लांट एज मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर स्लांट एज ले लो, यहाँ पर स्लांट हाइट ले लो, और यहाँ पे उसका जो पॉलीगन का बेस है उसका हाफ ले लो, तो आपको ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों बहुत ही डिटेल में, और पिरामिड पूरा पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया था, एक बार जाके देख लेना, बाकी अभी भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ओके, दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ पिरामिड चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है TS से इक्वल टू 270√3, वो क्या होगा LS से प्लस एरिया ऑफ बेस होगा, तो 270√3 LS से भी बताया था हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 10√3, पेरीमीटर क्या होगा इसका 3 इंटू 10√3 इंटू स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर 10√3 इंटू 10√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। यहाँ से 2 5 ज़र ये कितना हो जाएगा 10 और 10 100, तो ये 25 होगा। और ये 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा 75, तो ये हो जाएगा 270√3 माइनस ये आया था 75√3 इज इक्वल्स टू 15√3 इंटू स्लांट हाइट आ गया यहाँ से, ये क्या होगा 195√3 इज इक्वल्स टू 15√3 इंटू स्लांट हाइट, √3 से √3 या 15 1 ज़र एंड 15 45 15 3 ज़र, तो हमारे पास स्लांट हाइट कितनी आ गई 13 आ गई। अब अभी अभी देखा था हम लोगों ने, यहाँ पर मैंने स्लांट हाइट रखी 13, यहाँ पर मेरे को हाइट रखनी है जो कि हमें निकालनी है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा इन रेडियस आएगा। अब ये क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो इन रेडियस होता है वो होता है साइड डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ के केस में हमारा इन रेडियस क्या आएगा 10√3 डिवाइडेड बाय 2√3 इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया 5। अब ये भी आपको क्लियरली दिख चुका होगा कि 5 12 13 का हमारा क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो हमारी हाइट यहाँ पर आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 12। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स लुक एट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहते हैं कि ना ट्राइंगल ABC
पेन कहाँ गया? चलो, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, थोड़ा सही से बना देते हैं पहले। उसने कहा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी डी और डी सी इक्वल होंगे एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको उसने बता दिया 50 डिग्री। वो कहते हैं ए इज ज्वाइंट टू डी, ए इज ज्वाइंट टू डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। अब वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिख जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज, सॉरी चलो इसको ढंग से लिख देते हैं, बिकॉज वी नो दैट मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल है, ये और ये इक्वल है। ये क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर। ये जो लाइन अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, और अगर मेरा मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ वो वाली साइड हो जाए जिसको वो कट कर रहा है, तो वो हमेशा हमेशा कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। ये क्या होता है? जिसमें हमारा हाइपोटेन्यूज और मीडियन क्या हो जाता है? हमारा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब मेरा एंगल बी ए सी क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा फॉर श्योर। बट इन केस आपको ये रिजल्ट नहीं याद, तो हम बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। इसको इरेज कर देते हैं सारे को। लेट अस इरेज दिस। ठीक है, इसको रहने देते हैं, हमारा जो ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक हो गया इरेज। चलो अब देखो, ये 50 डिग्री का एंगल है। उसने बोला ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए डी सी में देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो 50 डिग्री, तो इसको भी 50 डिग्री होना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों एंगल्स 50 डिग्री के हैं, तो इसको 100 डिग्री होना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब ये 100 डिग्री है, अब ये और ये इक्वल है, तो कितना बचा 180 में से 80, तो इसको 40, इसको 40 होना पड़ेगा। तो यहाँ से बी एस सी एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। आई होप दिस इज क्लियर इन बोथ द मेथड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाई प्लस टैन थीटा सेक माइनस टैन इक्वल टू 5/3, साइन की वैल्यू निकाल दो। कुछ भी नहीं, उसने बोला सेक माइनस टैन प्लस टैन डिवाइडेड बाई सेक माइनस टैन इज इक्वल्स टू 5/3। अब आप चाहो तो इसको ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आपको पता नहीं चाहिए। अगर a बाई बी है इक्वल टू x बाई वाई है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी करोगे तो वो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई आएगा। या फिर अगर आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू m बाई n है, तो आपको a बाई बी इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n मिलेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ से मुझे सेक बाय टैन मिल जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4/1। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 4/1 है। कॉस से कॉस गया, विच इम्प्लाइज 1 बाई साइन इज इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइंग साइन इज इक्वल्स टू 1/4। ये आ गया हमारा आंसर 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है सॉलिड मेटल कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 2 सिलेंडर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2, वॉल्यूम की जो प्रोपोर्शन है, कीपिंग द हाइट 15 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस? फ्लैट सरफेस क्या होते हैं? कोन का फ्लैट सरफेस कौन सा होता है? ये वाला, ये सिलेंडर होता है। इसके फ्लैट सरफेसेस क्या होते हैं? ये जो सर्कल्स होते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और अब के नए के कंपैरिजन में बता दो कि फ्लैट सरफेसेस में कितना चेंज हुआ, क्योंकि हाइट तो उसने सेम रखी है। कौन है, उसको हमने मेल्ट किया और उससे 2 सिलेंडर्स बना दिए। ठीक है, उसने बोला ये कौन है, लेट से इसकी वॉल्यूम 3 थी, इसको मेल्ट, हमने देखा हुआ है अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या रहती है? जब मेल्ट करके रिकास्ट किया तो वॉल्यूम क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्या बोला उसने? एक कोन है जिसकी वॉल्यूम 3 है, उसको 2 सिलेंडर्स में बांट दिया गया, एक की वॉल्यूम 1 है और एक की वॉल्यूम 2 है। अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी क्या होती है? पाई, कुछ r1 रेडियस होगा इसका, पाई r1 स्क्वायर एच। इसका कुछ r2 रेडियस होगा,
क्योंकि हाइट हम लोगों ने सेम रखी है। अब जब हमने हाइट सेम रखी है तो हाइट की वजह से कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा ना, तो हाइट को हटा देते हैं। ठीक है, चेंज की सेंस में हम बोल रहे हैं कि हाइट की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हाइट तो पहले भी अब थी, वही अब है। पाई की वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? इसके आर की वजह से, इसके R1 की वजह से और इसके R2 की वजह से। अगर 1/3 r² को मैं 3 मानूं तो मैं r² को 9 बोल सकती हूँ। यस, यहाँ पर मैं r1² को 1 बोल सकती हूँ और यहाँ पर r2² को 2 बोल सकती हूँ। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे हैं हम? फ्लैट सरफेसेस की। हम सिर्फ r1² r2² की नहीं कर रहे। तो बिफोर में मेरा जो पहले था कोन, उसका मेरा जो फ्लैट सरफेस है उसका मेरे एरिया कितना आया? 9 आया। आफ्टर के केस में देख लें, ये जो r² है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फ्लैट सरफेस को। सिलेंडर में तो कितने फ्लैट सरफेसेस होते हैं? 2। तो ये कितना हो गया? 2। और इस वाले सिलेंडर में भी 2 है, एक का कितना है? 2। तो कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया? 4 और 2 6। तो चेंज कितने का हुआ है? 3 का हुआ है। और निकालते किस पे हैं? बिफोर पे, ओरिजिनल पे। तो कितना हो गया? 1/3, मतलब 3/9 1/3 हो जाएगा। और 1/3 का मतलब हमें पता है कितना होता है? 33 1/3%। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो वेरी क्विकली कर लेंगे कि उसने बोले 15 days आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क बाय ए एंड बी। मतलब ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। बी और सी अगर मिलके करते हैं काम तो उनको कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। ओके, बी एंड सी को 20 दिन लगते हैं, ए एंड सी को 12 दिन लगते हैं। 60 दिख रहा है हमारे को टोटल वर्क, गेस कर लिया हम लोगों ने एलसीएम से। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 3 एंड ए प्लस सी की हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा? 6। और अब मैंने किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? सी की। अब ए प्लस बी 4 है, इसको इसमें पुट कर दो तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो सी को कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैग कंटेन्स 9 वाइट बॉल्स एंड x ब्लैक बॉल्स। द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल आर 3:7। अगर किसी ने अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तो उसको क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो इसलिए जब पेपर में क्वेश्चन दिखे तो उसको स्किप कर देना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है। दो छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है और ऑड्स इन फेवर क्या होता है। एक चीज होती है ऑड्स अगेंस्ट, एक चीज होती है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं जो अनफेवरेबल आउटकम्स है वो डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स। अगेंस्ट की बात किया ना तो ऊपर अनफेवरेबल, नीचे फेवरेबल। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल आर 3/7। तो 3/7 का मतलब क्या? अनफेवरेबल आउटकम्स। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? ब्लैक बॉल ना आए तो क्या आएगी? वाइट, यानी 9। और ब्लैक कितनी है? x। नीचे फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, 3 3s, तो x की वैल्यू क्या होगी? 7 × 3 21। अगर किसी को ये पता था तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, और ये नहीं पता था तो आपके लिए क्वेश्चन तो होगा आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, नहीं आता लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस ध्यान। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड गाइज, समथिंग ओके हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहे 1/16 की पावर -1/2। माइनस पावर का मतलब क्या होता है कि वो 1 में आ जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए। और हाफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 1/16 का स्क्वायर रूट करेंगे 1/4, लेकिन हमें उसको भी 1 अपॉन करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/3, 43 क्या हो गया? 1/7 इंटू 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5, लेकिन हमें उसको पावर -1 यानी नीचे लिख जाना, तो कितना हो गया? 1/5 प्लस 216 का क्यूब रूट 6, 27 का क्यूब रूट 3, लेकिन -1/3 है तो नीचे 3 आएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 256 क्या होगा? 16 का रूट यानी कि 4 माइनस एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा 4 प्लस, इसी को यहीं पे काट देते हैं, चलो इसको ओहो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये 7 लिखा था एंड नाउ आई वाज चेंजिंग द कलर टू पिंक कट करने के लिए। तो 7 से 7 गया तो 4
प्लस 7/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर देती हूँ 6 इंटू 1/3 2 इंटू 4/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या 4 5 20 तो 27/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 15 3 5 5 5 25, तो हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 15 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस ध्यान से करना था और माइनस को मिस नहीं करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 11 cm and 15 cm and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is this, then the height of the prism will be. मैंने prism भी पूरा एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, तो अगर आपको समझना है तो एक बार वहाँ जाके समझ लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है 17784/10 विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस क्या होता है, ट्रेपीजियम है हमारे पास बेस, ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 and 15 26 इंटू उसकी हाइट यानी कि 9। ये किसकी हाइट थी, ट्रेपीजियम की हाइट थी जो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में लिख रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा इसकी हाइट जो कि हमें निकालनी है। देखो बस छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि प्रिज्म के किसी भी फॉर्मूले में 1/2 1/3 नहीं होते और पिरामिड के फॉर्मूलेज में होते हैं, बस ये याद रख लेना, मिस मत कर देना कभी, पिरामिड में और प्रिज्म में एक्स्ट्रा मत लगा देना। ठीक है, तो ये 2 13 सर पहले 9 से काट लेते, 9 1 से 9, 87 9 9 सर 68, 9 7 से 63, 54 9 6 सर 13, 13 1 से 13, 67 13 5 से 26, 13 2 सर, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 15.2 आ गई इसकी हाइट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते 3 runners A, B and C start together from the same point on a circular track of length 360 meters and run in the same direction. Their speeds are this, this and this. After how many seconds will all 3 runners meet again at the starting point? याद रखना जब meet again at starting point होना या फिर फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट बोलूँ मैं रादर इसको, मैंने तो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज लिख दी, डायरेक्ट लिख देते हैं फर्स्ट मीट एट स्टार्ट पॉइंट, मतलब जो साथ में दौड़ रहे हैं उसके बाद जो फर्स्ट मीट होती है वो हमेशा क्या होती है एलसीएम ऑफ टाइम होती है। जितना भी टाइम हर किसी को इंडिविजुअली लगेगा ना वापस स्टार्ट पॉइंट पे आने के लिए, उनके तीनों के टाइम्स का हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जितना भी टाइम उन लोगों को वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पर लगेगा हम उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 360 मीटर्स है, 6ABC है, फर्स्ट वाले को कितना टाइम लगेगा 60 सेकेंड्स, 360 डिवाइडेड बाई 6, 360 डिवाइडेड बाई 8 कर दे 45 आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 9 कर दे 40 आ जाएगा। इसका एलसीएम चाहिए, 60 को लिख लो, 60 क्या होता है 15 इंटू 4, 45 क्या होता है 15 इंटू 3, अब इसमें 15 तो है लेकिन 4 बचेगा तो 3 और ऐड कर दो, 40 कितना होता है 5 इंटू 8, अब इसके अंदर 8 तो नहीं है 5 है, और साथ में देखो मैंने क्या किया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एलसीएम कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं, जस्ट इन केस समबडी इज अ बिगिनर तो उसको छोटी सी हेल्प हो जाएगी। देखो 60 को हम लिखते हैं 15 इंटू 4, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 15 इंटू 4। अब मुझे 45 में क्या चाहिए एलसीएम का, मतलब कि जो जो ये नंबर्स है ना वो सब हमारे एलसीएम के अंदर आने चाहिए। 15 इंटू 4 आ चुका, 45 15 इंटू 3 होता है, 15 मिल चुका, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक 3 लिख दिया। 40 क्या होता है 8 इंटू 5 होता है, मुझे 4 मिल चुका, मुझे 5 मिल चुका, तो एक 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 360 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी आपको स्लो लग रहा होगा क्योंकि अगर आपको चीज़ें आती है तो, बट इन केस किसी को नहीं आता तो आगे से फास्ट ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट मीट एट स्टार्ट पॉइंट होती है वो क्या होती है एलसीएम ऑफ टाइम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ 10 सीट्स इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, 10 सीट है, हम कहते हैं ये 4 लोगों को ना हमेशा साथ में बैठना है, तो इनको 1 ब्लॉक कंसिडर कर लूँ मैं। बचे कितने 6 लोग, तो यानी कि इन 6 लोगों की सीट और इनको 1 ब्लॉक माना तो ये 7 सीट, मतलब इन 4 लोगों के बैठने के लिए 7 ऑप्शन है मेरे पास। और ये 4 लोग आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं 1 2 3 4, मतलब इन 4 लोगों को इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं देखूं तो पहले इंसान के लिए 4, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 1 चॉइस, तो ये कितने 4 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा
4 फैक्टोरियल डायरेक्टली कितना होता है 24, तो इसका आंसर होगा 168। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ लोगों ने इसके अंदर ये मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, क्यों? ये एक ट्रैप क्वेश्चन था। ये आंसर कब आता अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछता कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 10 people such that 4 people always sit together। अगर वो मुझसे ये पूछता तो हम कहते ये 4 लोगों का ब्लॉक है, ये बचे हुए 6 लोग, तो कितने हो गए? 7 लोग हो गए एक तरह से। उनको बिठाने के 7 फैक्टोरियल वेज, और जो ये 4 लोग थे इनको बिठाने के 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन उसने 10 लोगों को बिठाने का नहीं पूछा, उसने 4 लोगों को बिठाने का पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 9/25 देन tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/60 इफ ए इज एक्यूट। यस, जब हमारा ए एक्यूट होता है तो हम बोलते थे साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल्स टू 16/25। तो एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर आएगा, जो कि क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर क्या था हमारे पास 9/25, तो ये कितना हो जाएगा 9/16। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब उसने द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यस, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये भी ऑब्वियस बात है कि आइडेंटिटी तभी वैलिड है ना जब हम उन्हीं एंगल्स पे वैलिड है जब हमारा tan x sec x डिफाइंड हो। जब डिफाइंड ही नहीं होगा, ये इनमें से कोई एक इन्फिनिटी हो गया मान लो, या नॉट डिफाइंड हो गया, तब तो हम इसको वैलिड बोल ही नहीं सकते। तो ये जो इसका फॉर ऑल वाला पार्ट है ये भी करेक्ट है, और ये तो करेक्ट है ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी? करेक्ट होगी। चलो अब थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है tan of 7 थीटा इंटू tan of 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो tan of 12 थीटा √3 हो जाएगा। चेक कर ले, tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू 1 जब होता है तो इसका मतलब ये भी होता है tan x इज इक्वल्स टू कोट y। तो इसका मतलब हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, tan x इंटू tan y जब 1 होता है तो इसका मतलब होता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90। 9 थीटा हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो इसमें पुट कर दें, इधर देखो स्क्रीन के लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया tan 120 की वैल्यू √3 होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड और ये फोर्थ। हमें एक छोटी सी ट्रिक होती है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। उसका मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड में सिर्फ साइन, और जो साइन का हमारा 1/sin होता है यानी कि कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब 120 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये क्या होता है लाइन किसकी है 120 की, ये 90 की, ये 270 की, 360 की। तो जो 90 टू 180 के एंगल्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 120 भी यहाँ आएगा, और यहाँ तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो tan को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। तो tan ऑफ 120 हमारे पास होता है माइनस ऑफ √3। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर आना था 1 and 2 ओनली। आई होप दिस ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप इंक्रीजेज बाय 4.5 kg व्हेन अ पर्सन वेइंग 72.5 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन वेइंग दिस। इंक्रीज हो रहा है कितना 9/2, प्लस में हो रहा है। जो हमारा जाता है ना लीव करता है उसको हम माइनस बोलते हैं, जो हमारा ज्वाइन करता है उसको हम प्लस बोलते हैं। तो माइनस 72.5 हो गया, प्लस कितना हो गया 117.5 डिवाइडेड बाय हमें n निकाले नंबर ऑफ वो, तो कितना आ जाएगा 117.5 में से 72.5 हटाना है तो कितना आ जाएगा 45। तो 9/2 इज इक्वल्स टू 45/n, 9 5 सर, तो n क्या आ गया हमारे पास 10। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द मीन ऑफ x प्लस 7, 2x प्लस 8, 2x माइनस 3 एंड 3x माइनस 4 इज 22, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो मीन का मतलब क्या होता है, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें
तो यानी कि सम कितना होता होगा, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली लिख दूं, x है 2x है 2x है 3x है, 3 to 5 5 to 7 और 1 8 8x कितना है 7 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -3, कैंसिल ही हो गया, सिर्फ एक 8 बच गया और ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 88 हो जाएगा। देखो 8 से सीधा सीधा जा रहा है और साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। बहुत ही मतलब सेकंड्स में, एक्चुअली में सेकंड्स में करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट 5 टाइम्स ऑफ बी एंड बी इन्वेस्ट 3/5 टाइम्स ऑफ सी। अब देखो एक ना यहाँ पे आप 1 करोगे, यहाँ पे 5 करोगे, फिर सोचते रहोगे अच्छा इसको 3/5 करें, ये करें वो करें, नहीं, पहले 3/5 फ्रैक्शन वाले लग रहे हैं ना, तो पहले इतने पार्ट को लगा लेते हैं कि ये क्या बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे कि आपका कुछ 10 सेकंड और कुछ परेशानी बच जाती है मॉक टेस्ट करते हुए, पेपर करते हुए। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया और सी का शेयर निकालना है, उसमें बी इन्वेस्ट 3/5 टाइम्स ऑफ सी, तो अगर सी का 5 है तो इसका 3 हो जाएगा, ए का 5 टाइम्स ऑफ बी है तो ए का कितना हो जाएगा 15। हमें किसकी निकालनी है, सी की, और ये कितना हो गया 23, और टोटल कितना है 4 9 3 3 5, 23 2 46, बचेगा 33, 23 1 कितना बचेगा 10 103, 23 4 92, 115, ये जाएगा 5 पे, तो ये जाएगा 2145 इंटू 5 5 25 25, इसका यूनिट डिजिट आएगा 25। ठीक है, जब इतना कर लो तो एक बार के लिए आप ऑप्शंस की साइड देख सकते हो, अच्छा क्या कोई डायरेक्टली 25 मिल रहा है तो आपको दिख गया, अगर मान लो 2 ऑप्शन में होता तो कुछ सेकंड्स लगते, सॉल्व कर भी लेते। ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन से डरना मत कि सॉल्व नहीं करते, और ट्रिक्स पे रिलाई मत करना, बट अगर ऑप्शन में क्लियरली दिख ही रहा है कि सबका यूनिट डिजिट अलग है या सबके लास्ट 2 डिजिट्स अलग है, तो आप फॉर श्योर खुल के अपना ये ट्रिक यूज़ करो कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रही है, बट इनको होली सोली मत मानो, पहले अपने क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 100। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 7 से, 100 से जस्ट नीचे हमें पता है डायरेक्टली, मतलब 7 का टेबल तो बहुत ईजी होता है कि 19 पे होता है। ठीक है, ये कौन सा मल्टीपल है फर्स्ट, ये कौन सा मल्टीपल है 14th, तो इसका सम क्या आ जाएगा, देखो अभी तो एक 2 चीज़ें बताते हैं चलो आपको इसमें, कहते हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स, ये क्या होगी, एक AP होगी। ठीक है, जो कहाँ से जा रही है 7 से लेकर 98 तक जा रही है, और 40, ये हमें 14th मल्टीपल था डायरेक्टली पता चल गया, तो 14/2 इंटू 7 + 98 हो जाएगा। कैसे होगा बता ही देते हैं चलो। एक AP का सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D कॉमन, क्योंकि इसको भी देखो खोलोगे तो क्या बनेगा a प्लस n-1 इंटू, जो कि क्या हो जाती है लास्ट टर्म हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होगा इस क्वेश्चन करने का, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 कॉमन निकाल दो, 14 + 1 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105 इंटू 7 = 735 हो जाएगा। एक और तरीका बता दूं इस क्वेश्चन का, बहुत ही, जो मैंने आई थिंक अभी ऑल ओवर के मॉक में भी एक क्वेश्चन में बताई थी ये चीज़। देखो वो कह रहे हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 100 है, तो मैंने बोला 7 से 98 पे जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है हमारा फर्स्ट मल्टीपल, ये क्या है 14th मल्टीपल है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एवरेज ऑफ AP क्या होती है, उसकी मिडिल टर्म होती है। तो अगर आप इसकी वैसे तो देखो अगर ये 15 होता तो बहुत ईजी होता, बट 14 है तो भी आप क्या कर सकते हो, 7th और 8th मल्टीपल के बीच में जो आएगा ना वो आपकी एवरेज होगी, और आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको यहाँ पे सम आ जाता। बट ये चीज़ बहुत बार होता है स्ट्राइक नहीं करती पेपर के अंदर, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। जो भी हमने नॉर्मली किया था 7 से 98 लेके और AP का मेथड लगा दिया, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन के अंदर, वो हो जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वो कहते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 and 32 सेंटीमीटर, अ पैरेललोग्राम has area twice the area of rhombus but its altitude is equal to half the side of rhombus, find the base of parallelogram। चलो एक बार पहले बता देते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस हमारा होता है ना जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये किसका थोड़ा सा खराब हो गया, ओहो गाइस पार्डन माय हैंडराइटिंग यार, जाने दो इसको। ये देखो ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं हमारे को पता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल होता है और ये इक्वल होते हैं,
ये और ये इक्वल होगा और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा देते हैं और हमारा आंसर होता है। चलो इसको भी इधर कर देते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस होता है, यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 एंड d2 आर इट्स डायगनल्स। अब बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है, ये इसका बेस है, यहाँ कहीं इसकी कुछ हाइट है, या यहाँ पर इसकी कुछ हाइट है, यहाँ पर इसकी कुछ हाइट है, जो भी है, तो वो बेस इंटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई विल हैव सम वाटर। चलो गाइस क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का जो एरिया वो बोलता है ट्वाइस द एरिया ऑफ रोम्बस है, बट इट्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ रोम्बस। तो पहली बात तो हमें रोम्बस की साइड भी चाहिए। ये रोम्बस है, उसने क्या बोला है कि उसके डायगोनल से 24 और 32, तो यानी कि इतना पार्ट 12 हो जाएगा, इतना पार्ट 16 हो जाएगा। अब आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट पता है, ये क्लियरली दिख रहा है, इसका 4 गुना है, 3 का 4 12, 4 का 4 16, तो 5 का 20, तो यानी कि यहाँ से मुझे रोम्बस की साइड मिल चुकी है 20। अब देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू इट्स बेस इनटू हाइट है। एरिया कितना बोला उसने, एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो d1 इंटू d2 कर दूं डायरेक्ट 24 इंटू 32, क्योंकि ट्वाइस करने तो हाफ हट गया, इज इक्वल्स टू, उसने बोला बेस ऑफ पैरेललोग्राम तो निकालना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी बोले, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ रोम्बस, तो हाफ 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से हमारा बेस आएगा इसका 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10। देखो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और यूनिट डिजिट 8 किस में, 36.8 और 76.8 में, तो वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा है हमारे को कि 36.8 तो हो सकता है, 32 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 24 इंटू 32 कितना आएगा 720 और 48, तो ये कितना होगा 768, तो इसका आंसर आएगा 76.8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ₹3600 वॉज गिवन ऑन इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 3600 रुपये को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने इंटरेस्ट पे। पहले वाले पे तो वो कह रहे हैं कि 3 साल में 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और दूसरे पार्ट पे 6 साल में 12% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और दोनों में जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कितना है, 3 साल में 6% का इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट में 6 साल में 12% का इंटरेस्ट। तो 6 से 6 गया, 3 4 ज़र, तो यानी कि a बाई बी इज इक्वल्स टू 4/1। तो यानी कि जो सेकेंड पार्ट था, यस a बाई बी इज इक्वल्स टू 4/1, तो यानी कि जो सेकेंड पार्ट था वो 1 था अगर, तो पहला पार्ट क्या था उसका 4 टाइम्स, तो हमें क्या निकालना है, उसने सेकेंड पार्ट पूछा है, सेकेंड पार्ट क्या होगा 1/5 ऑफ टोटल होगा, 3600 कितना हो जाएगा 720, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 720। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है इफ 12x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जब भी ऐसा दिखे ना, 12 दिख गया, 21 दिख गया, ये तो 16 और 9 एकदम से अगर मान लो नहीं स्ट्राइक करे तो आप बैकवर्ड में जाओ। अगर मुझे ये लाना है तो मुझे पता है कि अगर मुझे 4x प्लस 1/3x कहीं से मिल जाए तो मैं वो स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इस पे देखते हैं, अब इसको यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। 12x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हमें पता चल ही रहा है, एक x नीचे चाहिए एक ऊपर चाहिए, तो इसको क्या कर दे 1/x कर दे, यानी कि x से डिवाइड कर दे, तो ये क्या रह जाएगा 12x माइनस 21 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 4x चाहिए, साफ दिख रहा है कि 12 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे 1/x है और 1/3x चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दे हम 3 से डिवाइड कर दे। ओके, डिवाइड बाय 3 है इंटू 1/3 मतलब वही है, तो 3 से डिवाइड किया 4x माइनस 7 प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 0, तो 4x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या आ चुकी है 7, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल्स टू 49, माइनस क्या होगा 2 इंटू 4x इंटू 1/3x, x से x गया तो हो जाएगा 49 माइनस 8/3।
अब देखो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप 49 इंटू, देखो इसको क्या करोगे, 49 इंटू 3 करोगे, -8 करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, है ना। और देखो ऑप्शंस को देखो, क्या ऑप्शंस में ऐसी वाली फ्रैक्शन है, नहीं है, ऑप्शंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड में रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं 49 -8/3 है, 8/3 का मतलब क्या होता है, 2 + 2/3 होता है, 3 2 6 + 2 8/3, तो ये हो जाएगा 49 - 2 - 2/3, तो क्या हो जाएगा एक तरह से 47 - 2/3, यानी कि इसका मतलब है 46 1/3। ठीक है, आई नो मैंने थोड़ा लंबा एक्सप्लेन कर दिया, बट जिसको यहाँ ये चीज़ दिख गई होगी ना, उसने उसको ये किया होगा और यहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकता था। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पार्ट किया है। ऑलराइट, तो ठीक है, इसीलिए कहते हैं ऑप्शंस देख के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑप्शंस पे नजर रखो। अगर आप इसको उठा के 49 3 - 8 कर रहे होते, फिर उसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में करते, कितना टाइम वेस्ट होता ना। और गलती से क्या होता है, फिर 47 2/3 कर देते आप सिले मिस्टेक में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अ लैपटॉप विद मार्क प्राइस ऑफ रुपीज दिस, मार्क प्राइस पे देते हैं हम डिस्काउंट, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मिल जाता है। बोल रहे 48,000 का मार्क प्राइस था, वो इतने का बिका है, कितने का, 36,288 का। कब, जब फर्स्ट डिस्काउंट 20% था। 20% क्या होता है, 5, यानी 5 से उसकी वैल्यू 4 कर दी हम लोगों ने, 4/5 इंटू थर्ड वाला में पता, सॉरी सेकंड डिस्काउंट में पता नहीं, उसको मैंने F लिख दिया। तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले देखो 12 से चला जाएगा, 4,000, 12 3 36, 0 12 2 24, 48, 12 4। ठीक है, अब इसको 4 से ले जाए, 4 7 28, 22, 4 5 24, 4 6। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ से 5 8,000 तो इसको देख लेते हैं, क्या ये 8 से जा रहा है 800 8 9 72 बचा 36, 8 4 32 बचा 94.5, तो ये आ गया 94.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 रुपीज़ पे कुछ डिस्काउंट दिया तो 94.5 मतलब कितना डिस्काउंट दिया होगा 5.5 का, और 100 पे दे रहे हैं तो और कुछ तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कितना हो गया इसका आंसर 5.5%। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो जो बताया था प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ देखिएगा, एंड जो भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, कुछ भी आपका फीडबैक है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ न्यू चैनल, तो अगर आप अपना फीडबैक दोगे, अपने डाउट्स दोगे तो मैं उसी पे वर्क करूँगी एंड आगे की वीडियोज़ और भी बेटर हो सकेंगी। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको सारी की सारी जो मैंने वीडियोज़ बोली थी उनका लिंक भी मिल जाएगा, और आपको वो भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो ताकि कुछ भी जो अपडेट्स है वो वहाँ मिलती रहे। और कोई भी आपको वीडियो रिक्वेस्ट है कि ये छोटा सा टॉपिक है, लेट से आपको टेंजेंट समझ में नहीं आता, तो बता देना, वो 10 से 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।